वेलकम बैक जीके फैक्ट्स करण में जानेंगे वीडियो के अंदर बात करूंगा दो ऐसे देशों के ऊपर जिनके ऊपर हमें आए दिन खबर सुनने को मिलती रहती है। मैं दो ऐसी कंट्रियों के ऊपर बात करने वाला हूं जिन्हों को आपने काफी बार न्यूज़पेपर से लेकर न्यूज चैनलों में खूब सुना होगा। मैं बात करूंगा चाइना और ताइवान की। आपने कई बार सुना होगा कि एक बार फिर से चाइना ने जो है ताइवान पर अपने परमाणु हथियारों को तैनात कर दिया है या उस पर युद्ध का मंडरा रहा है खतरा। इस तरीके से आपने काफी बार न्यूज़ें जरूर सुनी होगी। तो आखिर में पूरा मुद्दा क्या है? क्या चाइना का जो कहना है कि ताइवान उसका पार्ट है, क्या सच्ची में ताइवान उसका पार्ट है या नहीं है? जैसे हमारा कहना है, जैसे हम लोग कहते हैं कि एक समय ऐसा था जब अखंड भारत था। हम लोग कहते नहीं है बल्कि पूरा विश्व इस बात को मानता है कि एक समय ऐसा था जब पूरा अखंड भारत था, यानी कि पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश, नेपाल, भूटान सभी हमारा था। लेकिन चाइना का कहना है ताइवान उसका पार्ट है, ऐसे ही जैसे चाइना कहता है हिमाचल प्रदेश भी उसका पार्ट है। तो क्या है दोनों देशों के बीच की हिस्ट्री, इसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। एक एक पॉइंटों को ध्यान से समझिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चाहे किसी भी गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आप अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए देख रहे हो, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पॉइंटों को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा हिस्ट्री ऑफ चाइना की। क्या है हिस्ट्री ऑफ चाइना, क्या कहती है? देखिए, चीन एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित एक देश है। ठीक है, चीन क्या है? एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित एक देश है। ठीक है, इसकी राजधानी है बीजिंग और यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। ठीक है, यानी कि ज्यादातर अधिकतर लोग जो हैं वो कौन से धर्म को मानते हैं? वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। ठीक है, दूसरा, चीन की सभ्यता एवं संस्कृति जो है वो 6ठी शताब्दी से भी पुरानी मानी जाती है। ठीक है, क्या 6ठी शताब्दी से भी पुरानी है। दूसरा, यहाँ की जो लिखित सामग्री है, यानी कि मैं बोलूंगा यहाँ पे जो लिखित प्रणाली है वो प्राचीनतम सबसे पुरानी प्रणाली में से गिनी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा, प्राचीन के समय में, जब प्राचीन टाइम चल रहा था उस समय चाइना में 4 ऐसे आविष्कार हुए थे जो कि मानव सभ्यता को आगे लेकर गए थे, जिसमें सबसे पहला आविष्कार था कागज का। कागज का आविष्कार कहा जाता है 6ठी शताब्दी में ही जो है चाइना के अंदर हो चुका था, लेकिन चाइना ने कभी भी इसको पब्लिकली नहीं लाया था, काफी समय के बाद इसे पब्लिक में लाया था। ठीक है, उसके बाद आता है बारूद का आविष्कार, भी चाइना के अंदर ही हुआ था। मुद्रण का आविष्कार भी चाइना के अंदर ही माना जाता है और कपास का जो आविष्कार था वो भी चाइना के अंदर ही हुआ था। तो ये है हिस्ट्री ऑफ चाइना। दूसरी तरफ है ताइवान। ताइवान की हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री ऑफ ताइवान कहता है कि पूर्व एशिया में स्थित एक द्वीप है। ध्यान से समझिएगा, यहां पर मैंने क्या कहा? पूर्व एशिया में स्थित एक ये द्वीप है। दूसरी चीज, यह जो द्वीप है ये अपने बगल में मिले हुए, मतलब जो चाइना ताइवान है, ताइवान के साथ के मिले हुए द्वीपों को मिलाकर बनता है ये ताइवान। ठीक है, और इसे चीन का ही अंग माना जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वैसे इसका मुख्यालय ताइवान में ही है, लेकिन इसकी राजधानी ताइपा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ताइवान की, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर रहने वाले जो लोग हैं, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उसके पूर्व में जो भी लोग यहां पर रह रहे थे उस समय, उन्हें ही केवल ताइवानी समझा जाता है। ठीक है, उन्हें ही क्या समझा जाता है? ताइवानी समझा जाता है, बाकियों को कह सकता हूं मैं नहीं समझा जाता है। ठीक है, तो ये थी दोनों की हिस्ट्री जो कि अभी आपने समझी। लेकिन यहां पर बात ये आती है कि इन दोनों के अंदर का जो विवाद है जो आज तक चला आ रहा है वो हमें सबसे पहले देखने को मिलता है 1949 में, यानी कि 19वीं सदी में हमें सबसे पहले इन दोनों देशों का विवाद देखने को मिला। वैसे तो एक द्वीप है और एक कंट्री है, देश है। ठीक है, चाइना बहुत बड़ी कंट्री है, आपको पता है, छोटी मोटी नहीं है। ठीक है, अगर मैं पॉपुलेशन की यहां पर बात कर दूंगा तो पॉपुलेशन के मामले में सेकंड नंबर पर आती है, हालांकि कुछ समय पहले फर्स्ट पर थी, लेकिन इनके द्वारा लाई गई प्रणाली इनको लेकर डूब रही है। लेकिन अभी फर्स्ट पर हमारा देश है और सेकंड नंबर पर ये है। ठीक है ना। दूसरी चीज, जैसे मैंने अभी बताया 1949 में यहां पर एक शासक हुआ करते थे, यानी कि 1927 से लेकर 1975 तक एक शासन का यहां पर शासन चला जिनका नाम था प्यांगा काई-शेक। प्यांगा काई-शेक की जो है यहाँ पर कह सकते हैं आप सरकार थी, ठीक है, सत्ता थी, जिन्होंने चाइना का उस समय नेतृत्व किया था 1927 से लेकर 75 तक। ठीक है, उस समय तक चाइना और ताइवान एक ही थे, ये अलग होते हैं 1949 में, क्योंकि उस समय क्या होता है, जब जापान से हार गया था, ठीक है, तो इन्होंने क्या करा था, जापान से हारने के बाद प्यांगा काई-शेक ने ताइवान जापान को सौंप दिया था। उस समय क्या था, इसका हिस्ट्री अभी जानेंगे। लेकिन एक पॉइंट याद रखिएगा, इन दोनों की लड़ाई का मेन पॉइंट ये बनता है कि ये अपने असली नाम को लेकर लड़ते हैं। असली नाम क्या है, मतलब जैसे कि ताइवान, सबसे पहले चाइना समझिए, चाइना अपने आप को कहता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी कि चाइना का पूरा नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। उसी तरीके से ताइवान अपने को जो है क्या कहता है, रिपब्लिक ऑफ चाइना, बस।
ठीक है, यानी कि वो अपने को चाइना का पार्ट नहीं मानता है। और ताइवान का हमेशा कहना होता है कि वो एक स्वतंत्र देश है, जबकि चाइना कहता है कि नहीं, ताइवान जो है वो चाइना का ही एक पार्ट है। अब इन्हों की ये जो हिस्ट्री है वो 1949 की नहीं है, बल्कि 16वीं सदी की है। 16वीं सदी में होता ये है, 1644 में चाइना के अंदर जो है एक वंश की स्थापना होती है जिसका नाम था चिंग राजवंश। जब ये चिंग राजवंश 1644 में चाइना के अंदर स्थापना हुई, तब इन्होंने जो है यहाँ पर यानी कि चाइना का एकीकरण करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि चाइना को एक करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन चीन का ताइवान के साथ जो हमें पहला संपर्क देखने को मिला वो मिला 1683 में, यानी कि 1683 में चाइना का ताइवान के साथ पहला संपर्क होता है। और उस समय भी यहाँ पर जो वंश चल रहा था, सत्ता चल रही थी, वो चिंग राजवंश का ही चल रहा था। लेकिन ये पहला संपर्क था ताइवान के साथ। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब ताइवान पहली बार अलग होता है चाइना से, वो टाइम था जब पहला चीन जापान का युद्ध देखने को मिला था। और ये हुआ था 1895 में। 1895 में चीन और जापान का पहला युद्ध हुआ था, जिसमें हमें देखने को मिला कि जापान का जो माफ करेगा, चीन के अंदर जो वंश राजवंश चल रहा था, चिंगा राजवंश, उसका वो हार जाता है जापान से। और वो हारने के बाद जो है ताइवान को जापान को दे देता है। और जापान क्या करता है, पूरा क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, ठीक है, जापान ने अपना सबसे पहला उपनिवेश किसे बनाया था, तो ताइवान को ही बनाया था। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। लेकिन होता यह है, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो जापान हारा, जापान की पराजय हुई, और जापान ने क्या करा, ताइवान को दोबारा से चीन को वापस लौटा दिया। ठीक है, तो ये प्रक्रिया 2 बार हुई, इसे आप अच्छे से समझ गए, मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन चीन के अंदर जो है 1911 में हमें एक क्रांति देखने को मिलती है, जिसे चीन की क्रांति का नाम दिया जाता है। अब इस चीन की क्रांति में सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ कि चीन के अंदर जो अंतिम राजवंश चल रहा था, जो चिंगा राजवंश था, जो 16वीं सदी में आया था, उसका वो समाप्त हो गया पूरी तरीके से। ठीक है, वो जब समाप्त हुआ तो चीन एक गणतंत्र देश बनकर उभरा। और 20वीं सदी के अंदर दक्षिण एशिया के अंदर, माफ करेगा, चीन जो है एशिया के अंदर एकमात्र ऐसा देश था जहां पर गणतांत्रिक सरकार जो है बनी थी। ये हुआ था 1911 में। यानी कि आपके दिमाग में एक बात बिल्कुल क्लियर होगी कि 16वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक ताइवान कहीं ना कहीं जापान का ही हिस्सा, ताइवान जो है वो चीन का ही हिस्सा था। ठीक है, एक बार ही अलग हुआ, जापान का बना, लेकिन विश्व युद्ध हुआ, फिर वो अलग हो गया। ठीक है, दोबारा चीन के पास चला गया। ये चीजें थी। लेकिन अब पूर्ण रूप से जो अलग हुआ और आज तक अलग है, वो टाइम है 1949 का। 1949 में ऐसा क्या हुआ चीन के अंदर, 1949 में चीन के अंदर ऐसा होता है कि चीन के अंदर 2 दशक से जो गृह युद्ध चल रहा था उसकी समाप्ति होती है। ठीक है, उसकी समाप्ति कैसे हुई, एक तो 1911 में चीन के अंदर क्रांति हो गई, चीन की क्रांति, इसीलिए भी समाप्ति हो गई। दूसरा, यहाँ पर जो है माओते से तुंगा की सरकार आ गई। ठीक है, माओते से तुंगा कौन थे, जिन्होंने पूरी तरीके से मुख्य भूमि यानी कि चीन की पूरी तरीके से भूमि को अपने नियंत्रण में ले लिया। ठीक है, क्योंकि अंत तो उसका हो गया था, चिंग राजवंश का अंत हो गया था। कब हुआ था, 1911 में ही इसका अंत हो गया था, है ना। इसके बाद गृह युद्ध चल ही रहा था यहाँ पर, इसका भी अंत हो गया। और पूरा तरीके से चीन जो है क्या हो गया, जो आप क्या कहते हैं यहाँ पर, माओते से तुंगा थे, जिन्होंने भी यहाँ सरकार बनाई थी, उनके नियंत्रण में चला गया। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और था कि जो राष्ट्रवादी नेता थे चीन के अंदर, जो राष्ट्रवादी नेता थे, वो भाग के चले गए ताइवान के अंदर। और उन्होंने वहां पर क्या करा, उन्होंने वहां पर जो है ताइवान में अपनी सरकार बना ली। और ताइवान जब से लेकर आज तक इसी बात पर लड़ता रहता है कि वो चीन से 1949 में ही अलग हो गया था। ठीक है, यहां पर एक और देश अपनी भूमिका निभाता है इसके बीच में आके, वो था अमेरिका। अमेरिका यहाँ पर इसलिए आया, 1950 में अमेरिका आ गया यहाँ पर। ठीक है, 1950 में जब अमेरिका आया तो अमेरिका ने कुछ अपने जंगी जहाज जो है चीन और ताइवान के ठीक बीच समुद्र में खड़े कर दिए ताकि पहरेदारी के लिए। ठीक है, और सबसे बड़ा वहां पर भूमिका निभा दी 1954 में, जब ताइवान के साथ जो है अमेरिका ने, उस समय के अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे आइजन ने उनके साथ जो है ताइवान के साथ एक समझौता करा, जिसे रक्षा समझौता का नाम दिया गया। और जब से लेकर आज तक हमें ये मुद्दा देखने को मिलता है। ताइवान हमेशा यही 1949 वाला ही मुद्दा उठाता है कि उसने इसको अलग कर दिया था, अलग हो गया था उसी समय। ये सारी चीजें हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि यहां तक आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आखिर में क्यों लड़ते हैं दोनों देश आपस में। ठीक है, और माओते की जब सरकार आई थी ना, यहाँ पर माओते की जब सरकार आई थी 1949 में, तो उन्होंने ही चाइना का नाम रखा था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना।
ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब हम लोग ये तो समझ गए हैं, इसकी हिस्ट्री हम लोग बहुत अच्छे से जान गए हैं, लेकिन अब मैं आपसे बात करूंगा कि इन दोनों देश अपने पूरे विश्व में किस तरीके से भूमिका निभाते हैं। जैसे आपको पता है एशिया का सबसे, अगर एशिया में बहुत बड़ा देश है चाइना, ठीक है, काफी अपनी अहम भूमिका निभाता है। अर्थव्यवस्था के मामले में भी बात करूं, जनसंख्या में भी सेकंड नंबर पर आता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी अच्छा खासा है। लेकिन अब हम दोनों का कंपेरिजन करते हैं कि आखिर में चाइना के पास कितनी आर्म फोर्स है, ताइवान के पास कितनी आर्म फोर्स है, इसको समझेंगे, ठीक है। और एक चीज और है जिससे क्या होता है, जिससे ये होता है कि पूरा अमेरिका आखिर में ताइवान की हमेशा हेल्प क्यों करता है, ये एक पॉइंट है, इसको मैं आगे कवर करूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि दोनों की आर्म फोर्स में कितनी पावर है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चाइना एंड ताइवान के बाद जो आर्म फोर्स है वो उसमें काफी अंतर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर टोटल एक्टिव फोर्स जो दोनों देशों के अंदर है वो 2,35,000 माफ करेगा 2,35,000 है चाइना के पास, जबकि 1,69,000 ही है केवल किसके पास, ताइवान के पास। बहुत कम डाटा है। ग्राउंड फोर्सेस जो है, ग्राउंड फोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो 9,65,000 है चाइना के पास, जबकि 94,000 है केवल ताइवान के पास। नेवी की अगर मैं बात करूं तो नेवी है 2,60,000 के करीब, चाइना के पास है 2,60,000, ताइवान के पास केवल 40,000 की है। एयरफोर्स जो है वो भी, उसमें भी चाइना इससे काफी आगे है, 3,95,000 है, जबकि 35,000 है केवल ताइवान के पास, ठीक है। रिजर्व जो है इनके पास, रिजर्व में ताइवान इससे बहुत आगे है, 16,57,000 है, लेकिन चाइना के पास केवल 5,10,000 ही है। इसमें चाइना जो है ताइवान से पीछे है, लेकिन बाकी चीजों में आगे है। अब हम लोग बात करते हैं हथियारों की, ठीक है, कितने किसके पास कितना की क्या कुछ है। टैंक्स की अगर मैं बात करूं तो टैंक के मुकाबले में चाइना इससे बहुत ही गुना आगे है। 4,800 टैंक है किसके पास, 4,800 टैंक है चाइना के पास, जबकि ताइवान के पास 650 ही है, ठीक है। हम पेन का थोड़ा सा यहाँ पर कलर चेंज करके बात करते हैं, है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं कितना है, 650 टैंक है बस, ठीक। दूसरा एयरक्राफ्ट की अगर मैं बात करूं जो कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर कंट्री के लिए, 3,348 प्लस है ये आंकड़ा जो है, 3,348 प्लस है चाइना के पास एयरक्राफ्ट, जबकि 691 प्लस है किसके पास, ताइवान के पास, ठीक है। और ये डाटा 2023 का, ये याद रखिएगा। सबमरीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, 59 ही है चाइना के पास भी, और ताइवान के पास भी बहुत कम है, आंकड़ा ही कम है, 4 का बेस, ठीक है। नेवल शिप्स की अगर मैं बात करूं तो 86 है, ठीक है, और ताइवान के पास कितनी है, 26 है। दूसरा आर्टिलरी जो है, आर्टिलरी जो है, ठीक है, आर्टिलरी की अगर मैं बात करूं, आर्टिलरी मतलब तोपे जो होती है, ठीक है, जिन्हें तोपे कहा जाता है। आर्टिलरी की अगर मैं बात करूंगा तो चाइना का यहाँ भी डाटा बहुत आगे है, 9,550 का डाटा बैठता है किसका, चाइना का। और इनके पास भी ठीक ठाक है, लेकिन कम है काफी, 2,093 के करीब ही है, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर इतना कम डाटा एयरफोर्स मतलब क्या कहते हैं एक्टिव फोर्सेस का भी, और बाकी टैंकों का हो गया, एयरक्राफ्ट्स का हो गया, आर्टिलरी का हो गया, नेवल शिप्स का हो गया, सबमरीन्स का हो गया, उसके बाद भी ये देश जो ताइवान है ये कहता है कि वो मतलब चाइना इसका पार्ट है ना, एक छोटा सा छुटकू सा है ये, और ये कहता है कि चाइना इसका पार्ट है, जबकि चाइना कहता है ताइवान इसका पार्ट है। इसके बावजूद भी क्यों, देखिए ताइवान जो है पूरे विश्व में अपनी जो भूमिका निभाता है वो उस काम को लेकर निभाता है जो इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही कारण है जो अमेरिका इसका साथ भी देता है। ये है ताइवान डोमेस्टिक जो है, ये जो साथ दिवाता है, ठीक है, वो है ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ द कंप्यूटर चिप्स, ठीक है, ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर चिप्स, यानी इसका मतलब ये होता है कि जो हम लोग आज के समय में सब टेक्नोलॉजी पर हो रहा है, सब कुछ एआई से हो रहा है, सब कुछ जो है एक कंप्यूटर द्वारा हो रहा है, ठीक है, चाहे वो हमारे गाड़ी में लगने वाली गाड़ी हो, चाहे वो हमारी फोन हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे एक्सेट्रा कोई भी चीज हो, आज आपको पता है सब कुछ क्या है, कंप्यूटर से। लेकिन उसके अंदर जो यूज होने वाली चीज है वो क्या है, वो जो यूज होती है वो होती है चिप्स। वो क्या यूज होती है, वो होती है चिप, ठीक है। और उस चिप्स को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर चिप, जिससे हमारा पूरी चीज ऑपरेट होती है। उसी मामले में, ठीक है, ये 2022-21 का डाटा है, ग्लोबल जो यहाँ पर ये मार्केट कहता है कि ताइवान 65% का भूमिका निभाता है इस चिप को बनाने में, ठीक है। अगर आप अब सोच सकते हैं कि अगर चाइना ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो चाइना पूरे विश्व में कितना ज्यादा आगे बढ़ जाएगा,
ठीक है। और यही कारण है जो अमेरिका ताइवान का साथ देता है हमेशा से, क्योंकि ताइवान की एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर है जो कि पूरी दुनिया को झुका भी सकती है, मैं ये कह सकता हूं, वो है कंप्यूटर चिप बनाना, यानी कि उन चिपों का निर्माण कर देना जिससे हमारे घर में जो भी चीजें इलेक्ट्रिकल चीजें रखी हुई है वो ऑपरेट होती है, उसमें ताइवान जो है बहुत ज्यादा आगे। साउथ कोरिया 18% की भूमिका निभाता है, चाइना पूरे विश्व में 5% निभाता है, बाकी अदर कंट्री हैं जो कि 12% की निभाती है। यही कारण है जो इसका साथ दिया जाता है, क्योंकि ये जो है जो कंप्यूटर में चिप्स होती हैं, जो भी आज के समय में जो हमारे जो हार्ड डिस्क चिप यूज करी जाती है उसमें ताइवान सबसे अग्रणी है, ठीक है। ये चीज आप समझ गए होंगे कि अमेरिका ताइवान का क्यों साथ देता है, ठीक। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं कि ताइवान के हित में अमेरिका और भी कारण है जो रहता है, ठीक है। और दूसरा राजनीतिक कारण भी यहाँ पर निकल कर आता है कि ताइवान पर चीन का नियंत्रण जो है अगर हो भी जाता है कभी, तो कितना भयंकर होगा अगर चाइना का ताइवान पर कब्जा हो जाता है तो हम इसमें अब आगे समझते हैं कि आखिर में अमेरिका और किन कारणों से इसका साथ देता है। आपने दोनों की मिलिट्री पावर से लेकर और साथ में पूरे विश्व में ताइवान को इतना महत्व क्यों दिया जाता है उसको अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन एक और कारण है, जैसे मैंने अभी बताया कि भैया ताइवान जो है, जो सेमीकंडक्टर होता है या कंप्यूटर में लगने वाली जो चिप होती है उसमें सबसे बड़ा उद्योग अगर कोई करता है तो वो ताइवान करता है, ठीक है। ये मैंने अभी आपको समझाया और आप इसे समझ होंगे। यही कारण होता है कि जो अमेरिका इसका साथ भी देता है। लेकिन और भी कारण है, जैसे अगर मैं बात करूं कि अमेरिका के और कौन से बड़े कारण है, तो देखिए ताइवान अमेरिका का 10वां सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है, ठीक है। क्या है, जो ताइवान है वो अमेरिका का 10वां सबसे व्यापार साझेदार है, ठीक है। आपको पता है अमेरिका के अंदर टेक्नोलॉजी और ज्यादा बड़ी मात्रा में है, भारत के मुकाबले बात करो या अन्य देशों के मुकाबले बात करो, लेकिन उस टेक्नोलॉजी में जो सेमीकंडक्टर यूज होता है, जो उसमें चिप यूज होती है, उसको कौन बना रहा है, उसको बना रहा है ताइवान। तो जाहिर सी बात है अमेरिका हमेशा उसके समर्थक में खड़ा रहेगा, ठीक है। दूसरा, अगर कभी भी चाइना इस पर कब्जा कर लेता है, तो अगर चाइना ने कब्जा कर लिया तो चाइना विश्व के अंदर 600 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। 600 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा, यानी कि अमेरिका को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पीछे छोड़ देगा। तो अमेरिका कभी भी ये नहीं चाहेगा कि वो विश्व में एक महाशक्ति बनकर ना रहे, है ना, ये भी समझ गए। दूसरा, ये तो होगा ही होगा, अर्थव्यवस्था में तो वो आगे बढ़ ही जाएगा, साथ में जो हाईटेक उद्योग है वो भी चाइना को मिल जाएगा, ठीक है। सेमीकंडक्टर का जो उत्पादन है वो भी चाइना को मिल जाएगा। तो अमेरिका इसीलिए जो है ताइवान का साथ भी देता है। दूसरा, अगर मैं रणनीतिक तौर से बात करूं, रणनीतिक तौर में क्या होता है कि अगर जैसे कभी भी चाइना इस पर कब्जा कर लेता है, जैसे चाइना ने कहा आज नहीं तो कल हम इसको अपने अंदर ले लेंगे, किसको, ताइवान को, ठीक है। लेकिन ताइवान कहता है कि चाइना उसका पार्ट है, इस तरीके से। लेकिन अगर कभी ले भी लेते हैं तो होगा क्या कि जो चाइना की जो रेंज है समुद्र के अंदर, ठीक है, जो मिसाइल रेंज है ना समुद्र के अंदर, वो 150 समुद्री मील तक फैल जाएगी, आगे बढ़ जाएगी, और इसको अमेरिका इसमें घिर जाएगा। अमेरिका को भी ये घेर लेगा अगर कभी ताइवान पर कब्जा हो जाता है तो। जैसे भारत को क्या करता है, भारत को इसने श्रीलंका से लेकर बांग्लादेश, पाकिस्तान से, यहां से धीरे धीरे घेरता जा रहा है ना, उसी तरीके से ये चाइना क्या करेगा, एक दिन अमेरिका को भी घेर लेगा, ठीक है। क्योंकि इनकी वन चाइना पॉलिसी क्या कहती है, वो यही तो कहती है कि जो कंट्री है ये जिसको अपना बता रहे हैं वो इनके में मिल जाएगा तो वो चाइना हो जाएगा, ठीक है, उस तरीके से। तो अमेरिका कभी भी ये नहीं चाहेगा, इसीलिए अमेरिका हमेशा जो है ताइवान का साथ देता रहता है। दूसरा, जो एयरक्राफ्ट होता है, एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, वो भी ताइवान के अंदर मौजूद है अमेरिका का, उसमें भी कार्य करता है, ठीक है। लेकिन अगर अमेरिका चाइना ताइवान का साथ इसलिए देता है क्योंकि अर्थव्यवस्था के मामले में भी अगर इस ताइवान पर कब्जा हो गया तो भी अमेरिका को लॉस है, साथ में समुद्री में भी लॉस होगा, मतलब सेना में भी कह सकते हैं कि ताइवान भी जो है, मतलब चाइना जो है वो अमेरिका को कहीं ना कहीं घेर लेगा बाद में, ठीक है। तो ये सभी कारण हैं जिससे ताइवान और चाइना का बार बार हमें वॉर देखने को मिलता रहता है, बार बार हमें ये सुनने को मिलता रहता है कि चाइना जो है एक बार फिर से अपने हथियारों को तैनात कर रहा है ताइवान पर, ठीक है, और अमेरिका उसमें बीच में आया है, इस तरीके से। तो आप ये सारा टॉपिक अच्छे से समझ लोगे, मैं उम्मीद करता हूँ। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा चैनल को। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी वीडियो चैनल पर आती है उसे मत छोड़ा करो, ठीक है। सभी वीडियो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।